सर, आज देखा होगा आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक और प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का भी आज अनाउंसमेंट की है और सर बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्रोग्राम है। कह रहे हैं कि 2029 में शायद हमारी बरामदात कोई 60 अरब को जाके छुएंगी। एक तो ये बताएगा कि ये प्रोग्राम कितना आपको लगता है कि बड़ा एक ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के ही बनाया गया है, और साथ में जो बताया जा रहा है कि जी इकॉनमी के हमारे इंडिकेटर्स तो बड़े अच्छे हो गए हैं, गोया कि एक्सपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 11% इंक्रीज़ आ गए, रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं। साथ में ये है कि बिलखसूस जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो आपको लगता है सर कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, या अगेन ये वो फिगर्स हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कहीं मैच नहीं कर पा रहे? जी बहुत शुक्रिया। जब सर आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान में 25वां प्रोग्राम IMF का किया है। जाहिर है जब इकोनॉमी जिसे हम इमरजेंसी वार्ड कहते हैं ICU में होती है तो आप वहां जाते हैं। अब दूसरी तरफ आज बड़ी बातें तो हुई, मगर आप देखिए कि हमारा जो आज ग्रोथ का नंबर था 0.92%, अब 5वां बड़ा दुनिया में हम आबादी का इस वक्त पाकिस्तान मुल्क है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर दुनिया की 5वीं बड़ी ना बना सके हम। ये विजन 2050 से लेकर ये उड़ान के प्रोग्राम, ये माली इस्तेकाम की बातें ये हम पहले भी सुनते हैं, मगर देखना यह है कि क्या हमारा जो इस वक्त माशी ढांचा है उसमें क्या ऐसी तब्दीली आई है कि हम भी दूसरों की तरह कम से कम अपनी आबादी के लिहाज से 7-8% की ग्रोथ करते। वो तो कहीं दूर दूर नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि टैक्स पेस को इतना हैवी टैक्सेशन करके हमने अपनी इकोनॉमी को भी तबाह किया, और उसमें भी फिर कोई कामयाबी नहीं हुई। हदफ जो है वो आप देख लीजिए FBR के कितने जो है उसने मिस किए हैं, और ये इसके बावजूद है कि अब हम कह रहे हैं कि हम आपका और भी ज्यादा टेलीफोन बंद कर देंगे, आपकी बिजली बंद कर देंगे, आपकी जिंदगी के लिए मुश्किल बना देंगे। तो एक रियासत जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कोई डिलीवर ना कर पा रही हो, इनएफिशिएंसीज हो, वहाँ टैक्सेशन इस तरह की करने से क्या हम इसलिए टैक्स दें कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां रखें, आप बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स रखें, और लोगों की हालत ये है कि जब से इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर गए हैं, 10 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, अब हम खुश हो रहे हैं कि जी हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 4-5% पे आ गई है। तो क्या अब 4-5% के ना आती तो कहाँ आती जब आपने चीजों की कीमतें एक दफा आप 10 गुना ऊपर ले गए। तो मेरे हिसाब से ये जो शारिये नंबर है इसकी बजाय डिबेट तो ये करनी चाहिए थी वज़ीर आज़म मोहतरम को कि हम आगे कितनी ग्रोथ का नंबर क्या होगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम उनका इस्तेमाल कितना अच्छे तरीके से करके। अब ये तो आपको याद होगा कि जब यही गवर्नमेंट थी तो एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान को एशिया का टाइगर, और डार साहब जो थे वो 5वां बल्कि G20 में हमारी एंट्री चाहते थे। अब बातें तो एक तरफ है, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज के बारे में आपने मुझे पूछा तो ना तो यहाँ कोई सरमायाकारी हो रही है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट के नए मौके मिल रहे हैं। एनर्जी इतनी महंगी है कि जो कारोबार हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है। अगर हम 22 से 13% पे अपना ले आए हैं पॉलिसी रेट को, तो वो भी आप देखिएगा कि 13% भी अब इतना बड़ा नंबर है कि कोई नई सरमायाकारी करना बहुत मुश्किल है, और हम वो ऐसी एनवायरनमेंट नहीं बना सके हैं जिसमें सरमायाकारी होती। बात सरमायाकारी की हमने SIFC भी बनाकर देख लिया, सारा कुछ देख लिया, मगर कहाँ हमें सरमायाकारी नजर आ रही है। आप स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई, स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, कौन से नए इनिशियल पब्लिक ऑफर्स हुए हैं जिससे हमें पता चले कि नई नई कंपनियां बन रही है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स की कारोबार में सट्टाबाजी को ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहें तो वो नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान ने कितनी बसेस मिस की हैं। इतना बड़ा हमारे पास पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी, और फिर इतना बड़ा यूथ बल्ज, और हम आज तक ग्रोथ का इंजन ही दरियाफ्त नहीं कर सके हैं। सारी दुनिया ने कर लिया। हमारे आप इर्द गिर्द इंडोनेशिया को देखिए, मिले हमें वेस्ट की तो मिसालें दूंगा, एशिया में आप जापान को देखिए, सिंगापुर को देखिए, मलेशिया को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए, बहुत से ममालिक, मगर हम अपनी ग्रोथ के नंबर्स को ही दुरुस्त नहीं कर सके हैं, और बार बार IMF के ऊपर जाकर फिर हम खुशियां मनाते हैं। मैं वाहिद पाकिस्तान में मुल्क देखता हूँ जहाँ कर्जा लेने के बाद जो है वो जश्न मनाया जाता है। ये तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इतिहास साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। इनफैक्ट कुछ थोड़ा सा 2024 को
पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी एनालाइज कर लेते हैं, बिलखसूस जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में कोई बेहतरी आना तो क्या एक अब तरीके एक नेक्स्ट लेवल हमें नज़र आ रही है। और अब तो हुकूमत पाकिस्तान के बयानिया ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इंतज़ामिया दहशतगर्दों के साथ मिल के पाकिस्तान पर हमला कर रही है। तो सर ये क्या गोया कि वो जो डिज़ाइन एक है इंटरनेशनल के पाकिस्तान को एक ट्रबल स्टेट के तौर पे रखना है, या कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं कि जिसकी वजह से आज हम इस तरह की सिचुएशन का शिकार हैं? बड़ा अच्छा सवाल है इफ्तिखार ये, और जहाँ भी हम जाते हैं पाकिस्तान से बाहर भी यही पूछा जाता है। हाल ही में मैं चीन गया तो वहाँ भी 4-5 पाकिस्तान इस खत्ते पे नज़र रखने वाले कुछ स्कॉलर्स मिले, तो उनसे जो बात हुई, फिर 1-2 ऑफिशियल्स थे, डिप्लोमेट से भी मुलाकात हुई, तो वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है आपकी मुश्किलात क्या हैं, हमें मालूम है हमारा आपका दुश्मन कौन है, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तमाम तर मालूमात होने के बावजूद आपने उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया है आज तक। वो एक सिंपल सा उनको एक सवाल है कि हम बार बार कहते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे मसाइल की जड़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे मसाइल की जड़ भारत है। वो है किसी हद तक, अगर आप डॉट्स मिलाएं तो मिलते भी हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। अजीत डोवल के तहत डिस्टेबलाइज पाकिस्तान करने का एक प्रोजेक्ट था, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने तो उन्होंने उन तजावीज़ पे अमल दरामद शुरू किया जो उन्होंने 2009 में इंडिया टुडे के तहत मुनक़िदा एक राउंड टेबल में पाकिस्तान से मुतल्लिक वो तजावीज़ दी थी। उसमें पार्थसारथी साहब भी शामिल थे जो यहाँ पे हाई कमिश्नर रह के जा चुके थे, उसमें एक और IB के उनके डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। उससे कतई नज़र सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने कोई ऐसे ठोस इक़दाम किए हैं जिस पे आपके दोस्त एतबार कर सकें। असल मसला एतबार का है इस वक्त, चाहे वो हमारे चीनी दोस्त हैं, चाहे अफ़गान दोस्त हैं। अफ़गानों की अपनी हैं कमज़ोरियाँ, यानी हमने अभी डेटा जारी किया है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का, जब से तालिबान वापस आए हैं पाकिस्तान में, यानी अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान वापस आए तो पाकिस्तान में मुसलसल तीसरा साल है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। 2024 में ये इजाफ़ा 56% हुआ है। तो इसमें तो अब कोई शक ही नहीं रहा कि वो गिरोह जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी हों, उनकी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है। उसके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान इक़दाम करने से गुरेज़ा हैं। उनका ये कहना है कि हमारे मुजाहिद भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर रह के क्या किया? आप जितने भी चीनी जो तहफ़्फ़ुज़ात है मिसाल के तौर पे, वो तो आपसे ये पूछते हैं कि आपने 2 डिवीज़न फ़ौज खड़ी की, हमारे 2 डिवीज़न खड़े किए बाकायदा CPAC सिक्योरिटी के लिए। उसमें जो SOPs थे जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस पर आपने कितना अमल दरामद किया? पिछले जो 3 बड़े हमले हुए, दासू में 2 हमले हुए, फिर कराची में एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, उसमें बाकायदा ये लग रहा था कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं किया गया है। वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि दुनिया तो पहुंच गई है, वो सेटेलाइट के ज़रिए आपके घर में बैठे हुए लोगों को भी मॉनिटर कर लेते हैं। आप ये किस किस्म की सिक्योरिटी है, और इसका ताल्लुक उड़ान से भी है कि सरमायाकार आता है, उसको लेने के लिए 5 गाड़ियाँ जाती हैं, 2 गाड़ियाँ आगे, 2 गाड़ियाँ पीछे, एक गाड़ी में वो खुद है, आगे भी बंदूक बरदार, पीछे भी बंदूक बरदार। वो जब उतरता है फिर आगे बंदूक बरदार होते हैं, तो उसका दिमाग ख़राब है। वो किसी ऐसे मुल्क में आके सरमायाकारी करेगा जिस पे उसका तमाम तरह एक बंदे के हिफाजत का दारोमदार जो है वो बंदूकों पे हो। तो ये मेरा जवाब तो मालूम नहीं, मैं आपने पूछा कि मैं कहाँ पहुँच गया।